दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एनकाउंटर को लेकर पहली बड़ी खबर, जहां हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर अजय के ढेर होने को लेकर इस वक्त खबर मिल रही है। तिलक नगर फायरिंग केस में आरोपी अजय और अलीपुर से अभिषेक नाम के शूटर की गिरफ्तारी को लेकर भी एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से दिल्ली के इस एनकाउंटर को लेकर इस वक्त का यह सबसे बड़ा अपडेट है, जहां हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर अजय ढेर कर दिया गया है और तिलक नगर फायरिंग केस में आरोपी अजय को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। साथ ही खबर यह है कि अलीपुर से अभिषेक नाम का शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, इस एनकाउंटर के बारे में फिलहाल क्या और इनपुट? दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जो शख्स तिलक नगर फायरिंग में शामिल था वो खेड़ा खुर्द गांव में आने वाला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया और अजय नाम के शख्स को रोकने की कोशिश की। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद कुछ मजबूरन पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और इस दौरान अजय की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो कई मामलों में शामिल रहा है और हिमांशु भाऊ गैंग का मुख्य सदस्य, उसका मुख्य शूटर है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और साथ ही उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि इसके शूटर्स और कौन कौन दिल्ली के शहर के अंदर मौजूद है जो कि हिमांशु भाऊ गैंग से संबंध रखते हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में केस दर्ज हो गया है। आरोपी विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया है। रात में विभव कुमार के घर पहुंची है पुलिस और विभव की गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें गठित कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस ने स्वाति मालीवाल के लिखित शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराया। स्वाति मालीवाल मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी विभव की तलाश में जुट गई है। स्वाति मालीवाल मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने विभव को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर अमित शाह गृह मंत्री का इंटरव्यू। इसने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ है गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। पर वो 272 से भी हो सकता था। 400 मतलब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है। नहीं, 400 और 272 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एग्जैक्टली। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है। अभी हम उठा सकते हैं, मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके।
पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि अगर 400 लेके आते हैं या भारी बहुमत से आप जीत के आते हैं तो भारी बहुमत तो सिर्फ बहाना है, तानाशाही तो पक्का है। देखिए, ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता का उन पर विश्वास नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास नहीं। इसलिए एक इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं जी, कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे। ये देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं, देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। 1.5 पीढ़ी पूरी निकल गई अस्थिर सरकारों में, देश कहां से कहां पहुंच गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में 2 टर्म स्थिर सरकार आई है और तीसरे टर्म ज्यादा स्थिर सरकार आए तो मैं मानता हूं देश की जनता मोदी जी के लक्ष्य के साथ है और इसी के लिए वोट कर रही है। आप केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज़्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूँ। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहाँ से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, ना ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है, इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा हो गया, नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में, हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में, प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए, किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। सेंटर के लिए एंड स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों इलेक्शन है। राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कश्मीर में पीसफुल पोलिंग और बंगाल में हिंसा, ये हुआ है चौथे राउंड में। ने जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया, इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे,
आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, अब एनसी और पीडीपी जो है, इनके नेता तो आएंगे ही, जीत कर आएंगे। आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन होगा। देखिए, ये पूरे इंडी अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती है हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती, और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडी अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडी अलायंस चाहिए, या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। और देश की जनता ने तय करना है। अमित भाई, विदेशी मीडिया जो है वो भी जो राहुल गांधी कहते हैं वही बात उठाती है कि आप 400 का नंबर चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी को थ्रॉटल कर रहे हैं। एक मुहिम जैसा विदेशी मीडिया लेके आई है। और ममता बनर्जी ने जो कहा है, आप क्या मानती हैं कि विदेशी मीडिया के अभिप्रायों पर इस देश के मतदाता ने वोट करना चाहिए? फॉरेन इंटरफियरेंस होता है इलेक्शंस में थ्रू मीडिया। वो इंटरफियरेंस नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। भारत का मतदाता बड़ा मैच्योर है, डिब्बे खुलने देंगे, खुलने दीजिए, तीसरे दिन वो छुट्टी पर जाएंगे। नहीं, पर जब 40-50 आर्टिकल 2 हफ्ते में आते हैं अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका से लेके यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह से जब आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स इंडियन मीडिया में आते हैं। देखिए, आपकी चैनल से तो, आपकी चैनल की तो ये 50 आर्टिकल से ज्यादा रीच है ना, तो आपकी चैनल भी परिणाम नहीं बदल सकती है। देश बड़ा मैच्योर मतदाताओं से बना हुआ देश है, उनको अपना अच्छा बुरा दोनों मालूम है। दक्षिण के कई राज्यों में, जो 5 राज्य चुनाव पूर्ण हो गए वहाँ पे तो कई पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए। साउथ जो है वो अलग राज्य है, अलग स्टेट है, अलग कंट्री महसूस करते हैं वो। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। केटीआर ने कहा है, डीके शिव कुमार के भाई ने कहा, बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। आप इसको दुष्प्रचार कह दीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, या फिर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल गांव तक फैल गया है व्हाट्सएप के जरिए कि रिजर्वेशंस हट जाएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशंस आ जाएंगे, ये सब इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। अब देखिए, ऐसा है, आप सिर्फ व्हाट्सएप और चैनल देखती हैं, हम लोग लाखों किलोमीटर टूर कर करोड़ों लोगों का जनसंपर्क करते हुए वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है।
बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप, तब मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं। इस बार चुनकर आने के बाद 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में LPG का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है। और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। PM किसान लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 60 करोड़ गरीबों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया, देश के अर्थतंत्र, इसमें अपने स्टेक ही नहीं सोचे थे। आजादी के 65 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने 60 करोड़ लोगों के लिए जो कि हमारे संविधान का मकसद था, इस 60 करोड़ लोगों के लिए संवेदना के साथ योजनाएं बनाई। न केवल योजनाएं बनाई, जमीन पर पहुंचाई। आज 2 लाख गांवों में भारत नेट पहुंच चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। और मैं आपको बताता हूं, ये डेवलपमेंट की बात करते, आप लोग भी तुरंत इकोसिस्टम बन जाते हो। नेशनल हाईवे 2014 में 90,000 किलोमीटर बने, 10 साल में हमने 1,50,000 किलोमीटर। हर रोज जो नेशनल हाईवे बनते थे उनकी स्पीड 12 किलोमीटर थी, हमारी 28 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क 2014 तक 75 से लेकर 3.18 लाख किलोमीटर थी, अब 7.55 लाख किलोमीटर है। तो डबल से ज्यादा 10 साल में बढ़ा है हमने। इसके साथ साथ हवाई अड्डे 74 थे, आज 149 है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 22,000 किलोमीटर था, अब 62,000 किलोमीटर है। और ढेर सारे काम, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने कहा, भारत नेट, 100 पंचायतें छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, आज 2 लाख पंचायतों तक हम पहुंचे हैं। और 1 GB डेटा की कॉस्ट वो 269 रुपया, 269 रुपीज छोड़कर गए थे, आज 10 रुपया है। आपने अब ये सारी चीजें जिनको मिली है और जो उनके बेनिफिशियरी है, उनको मालूम है नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। लाभार्थी, हाँ, लाभार्थी। और इसके साथ साथ मैं बताता हूं, 1,10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था देश का, मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का रखा, बनाया, 11 लाख करोड़ तक ले गए। एक 25,000 करोड़ का ट्राइबल्स का बजट था, आज 1,29,000 करोड़ है। किसान का बजट 30,000 करोड़ था, आज 1,40,000 करोड़ है। ये कहां से हुआ? राहुल की भाषा में कहिए तो गब्बर सिंह टैक्स से हुआ है। अंत में पूछूंगी मैं आपसे, आपको पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, तो मैंने जब पहले आप जो मैं हूं नहीं। अच्छा, पर लोग कहते हैं, आप नहीं माने तो भी, जो अगर 272 नहीं आते, ये तो आप सोचने को तैयार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब
प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। धन्यवाद अमित भाई, ANI के साथ बात करने जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनी, जहां इस खास इंटरव्यू में अमित शाह की तरफ से ये साफ तौर पर दोहराया गया कि किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत होने वाली है। और बहुमत पर प्लान बी के सवाल पर अमित शाह की तरफ से ये बात जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें उन्होंने कहा कि प्लान ए पर इतना भरोसा कि प्लान बी की जरूरत ही नहीं है। तो इस खास इंटरव्यू में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज किया है। और पीएम मोदी ने कहा कि अमेठी की तरह अब रायबरेली की जनता भी उन्हें हार का स्वाद चखाने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी कैसे किया प्रहार, सुनिए। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा और हार के लिए बलि के बकरे को ढूंढा जाएगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के प्रतापगढ़ में एक रैली में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पर दलितों और पिछड़ों के आरक्षण की लूट करना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्षी दल रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के रहते यह संभव नहीं होगा। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शहजादे, उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग भूल रहे हैं
ये मोदी है। ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है और ये बार बार कहा जा रहा है। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी 400 पार नारों के साथ चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद ये साफ है कि 400 पार हो जाएगा। सारे देश में चुनाव चल रहा है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह 5वें चरण का चुनाव अब संपन्न होने जा रहा है। 20 मई को मतदान होगा। अब तक जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में है। बीजेपी इस संसदीय क्षेत्र से 1991 से लेकर 2019 तक लगातार जीतती आ रही है। OTV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान और आरक्षण पर खास बात की। ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की, जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात। कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4 चरणों के मतदान के बाद तय हो गया है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है। वह नारा है कि अब की बार, फिर एक बार, और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। आज मुंबई में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी शिवाजी पार्क में रैली करेंगे तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी आज मुंबई में बड़ी जनसभा करने जा रहा है। मुंबई में आज सियासत का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। पीएम मोदी मुंबई के शिवाजी पार्क से आज कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना पर बड़े राजनीतिक हमले करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की जनता को बड़ा संदेश देंगे। पीएम मोदी की मुंबई के शिवाजी पार्क में आज होने वाली रैली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं।
उधर आज ही इंडिया गठबंधन की भी मुंबई में बड़ी जनसभा होने जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी और प्रियंका शामिल नहीं होंगी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी इस रैली में शामिल नहीं होंगी। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और गठबंधन के कुछ अन्य नेता मौजूद रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, स्वाति मालीवाल केस पर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सड़क पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल के घर के बाहर, केजरीवाल के आवास के बाहर ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। सड़क पर बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, वो सड़क पर उतरकर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। तो स्वाति मालीवाल का ये केस जिसमें एफआईआर भी हो गई है और अब इस केस में बीजेपी लामबंद है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मालीवाल के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अचानक सीएम हाउस के बाहर पहुंच गई हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रही हैं, चूड़ियां लेके आई हैं। क्यों आई हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए सुमन जी, स्वाति मालीवाल जी का फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन एफआईआर लॉग होने के बाद ये सामने निकल कर आया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महिला आयोग की रही हुई अध्यक्षा, उसके साथ उसके छाती पर मुक्के, पेट पर लात, थप्पड़ मारे गए इसी घर के अंदर, इसी सीएम हाउस के अंदर, इसी केजरीवाल जी के घर के अंदर उनकी पत्नी बैठी रही, जो झूठे आंसू जहां मर्जी होती है वहां बहा देती हैं। कहां गई आपकी मानवता? चूड़ियां लेके क्यों आई आप लोग? हम चूड़ियां लेके इसलिए आए हैं कि वो अब बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, वो महिलाओं की रक्षा नहीं करते, तो चूड़ियां पहन लें और दुपट्टा पहन के, साड़ी पहन करके निकल जाएं। आम आदमी पार्टी भरोसे के लायक नहीं रही है, केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चूड़ियां इसलिए लेकर आए कि एक महिला के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, स्वाति मालीवाल जी के साथ में, एक हम भी महिला हैं और एक महिला जो महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी है और एक सांसद है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम महिलाएं क्या सुरक्षित हैं।